चैप्टर 16। भाई ये टेम्परेचर तेज कर दें इस एसी का। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, सेल्स टैक्स को शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनकम टैक्स में आपने कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो संभाल के रखने होते हैं और वो हर टैक्स पेयर ने संभाल के रखने होते हैं। एवरी टैक्स पेयर, भाई आज वाला लेक्चर अपलोड करवाना है उनको, बता देना याद से। एवरी टैक्स पेयर शेल मेंटेन इन पाकिस्तान, हर टैक्स पेयर पाकिस्तान में मेंटेन करेगा प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा पाकिस्तान में। ये जो है ना रिकॉर्ड्स, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आज कल में, यानी इनवॉइसेस, रसीदें, सेल परचेज का डाटा, परचेजेस और एक्सपेंसेस का डाटा, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, कितनी चीज़ें खरीदी, कितनी बेची, ये अगले सफ़े पे मैंने हाईलाइट करा था। तो पाकिस्तान में हर बंदे ने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के रखने हैं, और अगर आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखेंगे तो पॉइंट 2 में एक सज़ा मिलेगी। द कमिश्नर में डिसअलाउ, कमिश्नर खर्चा माइनस नहीं करने देगा। इसको 24 पे 25 पे करना था। द कमिश्नर में डिसअलाउ, आप कर दो आप लोग ने। कमिश्नर में डिसअलाउ खर्चा इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर टैक्स पेयर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, अगर टैक्स पेयर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता तो इसकी सजा ये मिलेगी कि खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। द कमिश्नर में डिसअलाउ डिडक्शन, कमिश्नर खर्चा डिसअलाउ कर देगा अगर टैक्स पेयर रिकॉर्ड रखने से इनकार कर दे। डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड, अगर वो रिकॉर्ड ना रखे। रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाएगा 6 साल तक, आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। जिस साल से वो रिलेट कर रहे हैं उसके 6 साल के अंदर अंदर तक रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूं हमारा 30/16 का साल है, तो इसके रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 30/22 तक आपने इसके रिकॉर्ड संभाल के रखने। तो रिकॉर्ड्स को 6 साल तक संभाल के रखा जाएगा। भाई ये रिमोट 2 रखो, हर जगह अलग अलग रखो। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। लेकिन अगर कोई केस कोर्ट में चला जाए, इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, प्रोसीडिंग होता है कोर्ट केस, इन केस ऑफ कोर्ट केस इज पेंडिंग, तो रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। रिकॉर्ड फाइनल डिसीजन तक संभाल के रखे जाएंगे। खुदा के लिए टर्म टेस्ट दे दीजिएगा, साथ वाले के पैर पकड़ दिए, खुदा के लिए मैं तेरे पैर पड़ता हूं, खुदा के लिए टर्म टेस्ट दे दे। एक्सप्लेनेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग क्या होती हैं? पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट। आपको जज किया जा रहा है, टैक्स वाले आपको जज कर रहे हैं कि आप 1 नंबर बंदे हैं या 2 नंबर। अब अपील कर दी गई है कोर्ट में, आपके खिलाफ अपील कर दी गई है कोर्ट में। एंड एनी केसेस, कोई भी केसेस बिफोर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये एक कमेटी है जो लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। तो इस कमेटी की डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 के अंदर। तो 3 किस्म के केसेस पेंडिंग है। नंबर 1, जिनमें आपको जज किया जा रहा है, जिनमें आपने कोर्ट में कोई अपील कर दी है, और तीसरे वो जो कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उनको देख रही है। नेक्स्ट,
अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन खर्चे हैं, तो आपने इनडेफिनेट पीरियड तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। यानी ये नहीं कि आप 5-10 साल संभाल के रखें, फिर आपने अगर लंदन में फ्लैट ले लिए हैं तो 50 साल भी आपके पास हैं तो आपने वो रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। तो ये थोड़ी सी बाहर वालों कि जिनके एसेट्स हैं उनको तंग किया गया। द टाइम लिमिट ऑफ 6 years इज़ नॉट एप्लीकेबल। भाई कह रहे हैं इतना लंबा अरसा क्यों है? fbr.gov.pk पे जाके ईमेल कर दें कि इस अरसे को कम कर दें। द टाइम लिमिट ऑफ 6 years इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फला फला फला, सो टैक्स पेयर will maintain the record for indefinite period of time. Okay, let's move next. Let him think what he is thinking. He has his own liberty. The हाँ जी, नहीं वो indefinite का मतलब तो indefinite है, ना ख़त्म होने वाला फिर अर्सा। The डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शंस मीन डेबिटेड, खर्चे जो खर्चे डेबिटेड होते हैं, डिडक्शन खर्चा होता है, खर्चे डेबिट होते हैं। द रिडक्शंस मीन एनी अमाउंट डेबिटेड, कोई भी खर्चा जो डेबिट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल से जीपी तक, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है जहां रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह के खर्चे आ रहे होते हैं। रिसीट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है कैश एंड बैंक अकाउंट, जिसमें खर्चे आ रहे होते हैं, खर्चे रेंट, सैलरीज। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं जीपी से लेके ग्रॉस प्रॉफिट से लेके नेट प्रॉफिट तक। तो कोई भी ले लें, चाहे खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल का, चाहे खर्चा रिपेयर, रेंट, मेंटेनेंस का, ये सारे खर्चों को डेबिट किया जाता है। तो अकाउंटेंट को बता रहे हैं कि खर्चा मीन्स एनी अमाउंट डेबिटेड, ये बताने की जरूरत नहीं थी। कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन के नाम से हमने पढ़ा था टैक्स रेट्स के चैप्टर में। दुकानों के ऊपर जो छोटी छोटी मशीनें पड़ी होती हैं कैश सेल रिकॉर्ड करने के लिए। What is the problem with you? Why you always come late? Please reply me in English. Say I was sleeping. You're really sleeping. Please watch me. आंखों में आंखें डाल के बात करो। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। The commissioner may require any person to install and use electronic tax register. It will be used, ये electronic tax register यूज किया जाएगा for the purpose of storing and accessing information. इसमें स्टोर भी की जाएगी इंफॉर्मेशन, एक्सेस भी कर ली जाएगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट द टैक्स लायबिलिटी। तो आमतौर पे इस मशीन में कैश सेल वगैरह रिकॉर्ड होती है ताकि टैक्स पेयर की सेल देखी जा सके कितनी है। ये डब्बे डुब्बे आसान है, इनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे आ जाएं, पेज 362। फॉर्म और प्लेस। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट एट स्पेसिफाइड प्लेस। तो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रखने आपने इजाज़त है, ये भी फॉर्म अलाउड है। और आईएएस को फॉलो करना है और कंपनी लॉ को फॉलो करना है, बस ये बात। तो जब भी आप अपना P&L बैलेंस शीट बनाएं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, IAS 2 वगैरह, IAS 16 वगैरह, और कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में बी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ सेफ्टी मेजर्स आर इंश्योर्ड, and the books of accounts and records of a company shall be maintained in accordance with the accounting standards and as required under company law. Place, जिसका बिजनेस है वो रिकॉर्ड्स रखे, वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, दुकान पे। और जिसका बिजनेस नहीं है तो वो फिर अपने रिकॉर्ड्स रख ले अपने घर। तो बिजनेस वाला कहाँ रिकॉर्ड रखे? जहाँ वो बिजनेस कर रहा है। और जो बिजनेस नहीं कर रहा वो कहाँ रिकॉर्ड रखे? अपने घर में। क्योंकि अब आप पढ़े हैं प्लेस। द बुक्स शैल बी केप्ट एट अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, बट इफ इट इज कैरिड ऑन मोर देन वन प्लेसेस, अगर आपके एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लाहौर में अलग ब्रांच है, कराची में अलग ब्रांच है, बाटा की, सर्विस की,
फिर क्या करें? देन रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट एट प्रिंसिपल प्लेस, यानी हेड ऑफिस। रिकॉर्ड्स को आप हेड ऑफिस में रखें। और एट ईच प्लेसेस, ईच प्लेसेस तो नहीं होना चाहिए था, ईच प्लेस, और एट ईच प्लेस, या हर जगह रख लें। इफ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉर ईच प्लेस, अगर हर जगह के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं तो हर जगह रख लें। हर जगह नहीं रखना तो एक जगह हेड ऑफिस में रख लें, वो आपकी मर्जी है। तो जो ज़्यादा अमीर कबीर बिजनेस होते हैं उन्होंने हर जगह अकाउंटेंट रखा होता है, वो फिर हर जगह अपने रिकॉर्ड संभाल के रख लें, कोई मसला नहीं। वेयर अ पर्सन अर्न्स इनकम अदर देन बिजनेस, अदर देन बिजनेस, अदर देन बिजनेस, तो जहां आप इनकम कमा रहे हो अदर देन बिजनेस, द बुक्स शैल बी केप्ट एट अ पर्सन्स रेजिडेंस। फिर आप घर तक घर में रिकॉर्ड्स रख लें। ये अकाउंट्स जो रखे जाएंगे एज पर अकाउंटिंग रूल्स रखे जाएंगे, बाद में जो हम वर्किंग करते हैं वो करके इनको टैक्स कैलकुलेशन में बदला जाता है। अकाउंट्स पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक मेंटेन होते हैं। ओके, अ प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट शैल बी क्लियरली स्टेटेड ऑन रिटर्न का मतलब क्या है? बस यही मतलब है जो आपने समझ आ गया, यानी जिस जगह आपने रिकॉर्ड रखे हैं वो क्लियरली बता दो रिटर्न में क्लियरली बता दो कि मेरा पता क्या है। यानी अगर तुम लोगों ने मेरे से मिलने आना है तो मेरा घर इधर है, और अगर तुम लोगों ने मेरे से मिलने आना है तो मेरे बिजनेस प्रेमिसेस इधर है। तो आप जगह क्लियरली बता दें कि फलां जगह पे मेरे रिकॉर्ड्स हैं, आप फलां जगह पे आ सकते हैं। ओके, अच्छा जी, आप ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं, पहले तो ऐसी आसान सी चल रही थी, ये भी आसान ही है लेकिन ज़रा आप अटेंटिव हो जाएं। कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं कमिश्नर वो आपसे मंगवाएगा। द कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स, आपके घर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आपसे मंगवा लेगा। वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं, अच्छा इसमें ना मेन लाइन ये है कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स, और अगली लाइन होगी शेल कंडक्ट एन ऑडिट। तो ये हेडिंग टाइप चीज़ है पॉइंट 1 और 2 की। पॉइंट 1 की हेडिंग है रिकॉर्ड्स मंगवाओ, और पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड्स मंगवा के इन पे समोसा खाओ, ऑडिट करो। द कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन अंडर दिस लॉ और अदर लॉ। ज़रूरी नहीं इस लॉ वाले रिकॉर्ड्स आप संभाल के रखें, अगर किसी और लॉ ने रिकॉर्ड्स किए हुए हैं तो वो भी आप संभाल के रखेंगे। द कमिश्नर में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर लॉ। अब फिर इनका करेगा क्या? फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन, और फिर इनको मंगवा के आपका ऑडिट होगा। और अगर रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे हैं तो बस फिर वे रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, द पर्सन शैल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन। मशीन वो प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री में जाके कमिश्नर मशीन यूज कर रहा होगा? नहीं, मशीन से मुराद वही लैपटॉप या डेस्कटॉप है। वे रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, द पर्सन शैल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन एंड शैल अलाउ हिम एक्सेस टू अटेस्टेड हार्ड कॉपीज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर। और अगर कमिश्नर कहे ये सॉफ्ट है इसको हार्ड करो, तो फिर वो प्रिंट निकाल के उसको हार्ड कॉपीज को टेस्ट करके दे देगा। एक बात याद रखिएगा, आपके प्रेमिसेस में आके आपका भी ऑडिट हो सकता है और आपके प्रेमिसेस में आके किसी और का भी ऑडिट हो सकता है। आपके बैग से अगर सिगरेट निकले साथ वाले गए तो फिर साथ वाला भी पकड़ा गया, तो फिंगरप्रिंट्स बाद में उसके निकले, तो आपके प्रेमिसेस में आकर आपका भी ऑडिट हो सकता है, और होंडा कार्स के प्रेमिसेस में आकर जनरल टायर का ऑडिट भी हो सकता है कि जनरल टायर ने होंडा को कितने टायर बेचे। तो आपके प्रेमिसेस में आपका ऑडिट भी हो सकता है, आपके प्रेमिसेस में किसी और का ऑडिट भी हो सकता है।
लेकिन कमिश्नर 6 साल से पुराने रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, वो तो ऊपर भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स, जब रिकॉर्ड्स कमिश्नर के पास आ जाएं, आपका P&L, आपका बैलेंस शीट, आपका सेल का डाटा, आपका परचेज का डाटा, आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड, जब नेसेसरी रिकॉर्ड आप मेंटेन ना कर रहे हो ना, तो फिर कमिश्नर आपकी बैंक स्टेटमेंट पे गुजारा चला लेते हैं। तो अगर आप नेसेसरी रिकॉर्ड मेंटेन ना कर रहे हो तो कमिश्नर आपकी बैंक स्टेटमेंट पे गुजारा चलाता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स, जब रिकॉर्ड्स मेंटेन आप कर रहे हो या अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन ना कर रहे हो, फिर भी कमिश्नर शेल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ योर पर्सनल अफेयर्स, कि घर में बेगम के साथ कैसा सलूक है, बच्चों के साथ कैसा सलूक है, ऑफ योर इनकम टैक्स अफेयर्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, खर्चों की डिटेल, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, इन सब के बारे में कमिश्नर पूछेगा। और कमिश्नर आपको टीचर की तरह जूम का लिंक भी भेज सकता है, जो चलेगा नहीं, वीडियो लिंक। पिछली दफा मैंने कहा था 8:30 बजे लिंक आपने चेक करना है, आप 8:28 पे आके लिंक चेक कर रहे थे, वो लिंक पुरानी मीटिंग का था, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। 8:30 बजे कंपनी ने कहा था, 8:27-25 पे आके कुछ लोग लिंक चेक करके फिर भाग गए। जल्दी ना किया करें, ओवर एफिशिएंट ना बना करें। कमिश्नर में कंडक्टिंग, अच्छा जी, कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली। कमिश्नर अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आपका ऑडिट कर सकता है थ्रू वीडियो लिंक और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड फैसिलिटी। नेक्स्ट, अब ये 3 जुर्म हैं जिनकी एक सजा है, और वो जुर्म क्या है? नंबर 1, आप अपने रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दें। नंबर 1 जुर्म, आप अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें। नंबर 2, आप अपने रिकॉर्ड दिखाएं तो सही लेकिन नामुकम्मल दिखाएं। और तीसरा जुर्म, आप अपने रिकॉर्ड, आप भी नहीं आए थे सैटरडे को, खड़े हो जो, आप अपने रिकॉर्ड दिखा दें, बाद में आपसे मांगी जाए एक्सप्लेनेशन और आप एक्सप्लेनेशन ना दें, तो 3 बातें हो गई। नंबर 1, या तो आप टेस्ट दें ही ना, ये भी जुर्म है। दें लेकिन अधूरे सवाल करें, ये भी जुर्म है। और दे दें, सवाल भी पूरे करें, लेकिन सवालों में जो गलतियां की टीचर पूछे क्यों की, उधर चुप कर जाएं। ये 3 जुर्म है। 3 जुर्म है, तीनों की एक ही सजा है, इसको छत पे लेके जाके डंडे मारे जाएंगे। अच्छा, तो अब जी अगर एक बंदा रिकॉर्ड्स जमा ही ना करवाए, नंबर 2, जमा तो करवा दे लेकिन नामुकम्मल जमा करवाए, और नंबर 3, एक्सप्लेनेशन ना दे रहा हो, ऐसी सूरत में अब कमिश्नर, बैठ जाओ, कमिश्नर आपके सेक्टर में, यानी अगर आप GFC हैं तो कोई और भी तो कंपनी होगी ना, पाक फैन, कोई और भी तो कंपनी होगी ना, गुजरात फैन, कोई और भी तो कंपनी होगी ना, चीचू की मलिया फैन। तो कमिश्नर आपके सेक्टर में बाकी कंपनीज की रेशोज देखेगा, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड दिखा नहीं रहे, आपके सेक्टर में बाकी कंपनीज की रेशो देखेगा। मिसाल के तौर पे रेशोज क्या होती हैं? रेशोज FAR 1 के अंदर पढ़ेंगे आखिरी दिनों में, जब आप जा रहे होंगे, टीचर आपको भेज रहे होंगे, जाते जाते रेशोज साथ देके भेजेंगे। मिसाल के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा सेल से, ताकि पता चले ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितने फीसद है। फिर नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा सेल से, ताकि पता चले नेट प्रॉफिट सेल का कितने फीसद है। फिर डेटर और सेल को सामने रख के देखा जाएगा कि सेल 100 रुपये है, डेटर 20 रुपये है,
तो इसके कम डेटर हैं, सेल्स हुआ है 90 लोग पैसे ही नहीं देके गए, ओह हो लुट में चाहिए इसने। तो इसको कहते हैं रेशोज। तो ये रेशोज आपको FR1 के अंदर सिखाई जाएंगी। तो अब आप अपने रिकॉर्ड दिखा नहीं रहे, तो अब आपके सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज हैं उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं FBR वालों के पास। तो तकरीबन अगर उनका ग्रॉस प्रॉफिट आया 30%, तो एज्यूम किया जाएगा आपका भी ग्रॉस प्रॉफिट 30% आया। अब अगर आपका नहीं आया तो रिकॉर्ड दिखा दें, अगर आपको मसला नहीं आया तो रिकॉर्ड दिखा दें। तो अब सेक्टर की रेशो से कंपेयर करके आपका प्रॉफिट खुद निकालेंगे FBR वाले, अगर आप अपना प्रॉफिट दिखाने से इनकार कर दें। सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज, बेंचमार्क होता है यानी आइडियल बनाया जाएगा किसी कंपनी को, और फिर उस कंपनी से आपकी रेशोज कंपेयर की जाएंगी। सेक्टोरल आपके सेक्टर की रेशोज, आपके मिलते जुलते सेक्टर में जो कंपनीज की रेशो हैं उनको बेस बनाकर आपका ऑडिट किया जाएगा। पढ़ते हैं कोई नहीं घर जाके अच्छे भले बच्चे, फिर परेशान हो रहे होते हैं, फिर आखिरी दिनों में पेपर के बाद मैसेज आता है ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज क्या था, मैं तो लिख के आ गया बेंचमार्क रेट। पढ़ ले बंदा जूती, इतना मारे, वो सैलरी के चैप्टर में बेंचमार्क रेट वो 10% है, मैं तो लिख के आ गया बेंचमार्क रेट। हद होती है यार। इसने चार, अब मैं क्या करूं, रोजाना जाके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी ना, पेपर के अंदर तो फिर दही बन जाएगी चीज़ों की, शक्कर डाल के खा लीजिएगा। नेक्स्ट, छोड़ो यार, पढ़ाई तो चलती रहती है। अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस टाइम उठे थे इतवार को सुबह? तेरे टर्म टेस्ट में मैंने नंबर देखने हैं, ये तेरी पूरी रो के 7:30 पे। फिर गया सर 8 बजे हम ट्रेवल पे सर 8 बजे अहमद ट्रेवल पे गए। अच्छा, उसके बाद फिर वापस आए हॉस्टल। कितने बजे वापस आए? तकरीबन 8:30 पे। 7:30 जाके 8:30 वापस भी आ गए। ठीक है, कोई ज़रूरी काम था? यस सर। क्या काम था? सर बाइक आ रही थी हाँ उधर से सर। अच्छा ठीक है, आगे चलो। सर 8:30 पे इधर पहुंचा, नाश्ता किया कितने बजे तक? रूम पे सर तकरीबन 10 बजे तक। 10 बजे तक 8:30 पे पहुंचे, 10 बजे तक नाश्ता किया, हलवा पूड़ी बनाई इन्होंने अपने लिए, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस। सर तैयार आगे चलो। 10 बजे 10 चल आगे छिक के रखा हूँ। 10 बजे फिर सर बाकी लड़कों ने भी आना था ना, तो बाकी लड़कों ने भी आना था। या तो लड़कों की सेवा कर लो या अपना फ्यूचर देख लो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, या आज खड़े होके मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप खड़े होके सुन रहे हो, ये याद रख लो। आगे चलो। उसके बाद सर लाइब्रेरी आए। कितने बजे लाइब्रेरी आए? 11 बजे। 11 बजे लाइब्रेरी आए। ठीक है, सुबह 7:30 के उठे हुए हो और 11 बजे लाइब्रेरी पहुंचे, और घर वाले कह रहे हैं बेटा पढ़ने भेजा हुआ है। चलो आगे। सर फिर इधर लाइब्रेरी में पढ़ते रहे कब तक? सर मगरिब की नमाज तक। फिर फिर उसके बाद अब्दुल्ला भाई की हाल आई, फिर उसके साथ चला गया। कहाँ? सर रूम में। कितने बजे तक? सर फिर रूम पे चला गया उधर। फिर पढ़ना कितने बजे शुरू किया? चलो छोड़ो, मगरिब तो 5 बजे होगी ना। ये सौदे के बाद उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया। 5 बजे इसके बाद पढ़ना कब शुरू किया? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? सर इस टाइम को तो नहीं पता। तक अंदाजन? सर अंदाजन ये 6:30 पे। 6:30 पे पढ़ना शुरू किया, 1.5 घंटा ये फारग ज़ाया किया। आगे चलो। सर उसके बाद बीला कहता यार। कितने बजे तक पढ़े फिर? उसके बाद सर 8 बजे तक। 8 बजे तक पढ़े। खाना खाया 8 बजे के बाद खाना खाया। फिर उसके बाद सर फिर थोड़ा सा टेक्स्ट का देख लिया, लेकिन फिर कितने बजे इस खाना खाने के बाद पढ़ने बैठे? 9 बजे। 1 घंटा हो गया, 45 मिनट। 1 घंटा। और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे फिर उसके बाद सो गए। टाइम ज़ाया 9:30 से लेके कब तक टाइम ज़ाया? सर 11 बजे तक। 11 बजे तक टाइम ज़ाया, और फिर 11 बजे सो गए। 11। अच्छा, ये मसला तो नहीं लेटते नींद नहीं आती? नहीं, ये मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, 11 बजे यानी लेटे और नींद भी आ गई। ये बड़ी नेमत है अल्लाह की। आगे चलो। सुबह उठे किस टाइम? ये 5:45 पे। 5:45 पे उठे। यार 7 घंटे सोए है ये बबलू, यार हद होगी यार। और तू सुबह फजर के बाद भी सोया है क्योंकि 7:30 उठा था? उसके बाद नहीं सोया। तो 5:30 से 7:30 के किया था? सर 6 बजे से लेके सर कपड़े इस्त्री किए, उसके बाद कपड़े इस्त्री किए। हाँ, तो फिर सीधा कॉलेज 6:50 से निकला इधर। नहीं, संडे की सुबह 6 बजे से 7:30 तक क्या किया? सर वो तो बता दिए, उस टाइम उठा था 6 बजे, उसके बाद 7 बजे चला गया। टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, टाइम कीमती बन रहा है। अब बताओ क्या करें आपके साथ?
ये तकरीबन हर एक की स्टोरी है, ये आप साथ वाले से भी पूछ लें, ये तकरीबन हर एक की स्टोरी है, यही स्टोरी है। भाईजान मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, ये जो दिन चल रहे होते हैं ना, अब ये जो दिन चल रहे होते थे ना, अब ये दिसंबर है, आगे जनवरी है, तो फरवरी तो वैसे ही सारा जो है वो तैयारी में गुजर जाना है। तो इन दिनों में कोई सड़क पे चलते चलते महल्ले में कोई बंदा हमें रोक लेता था ना, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती थी कि अब मैंने प्लान किया हुआ था 1 घंटे में आगे ये पढ़ूंगा, अब ये 10 मिनट तो इस बंदे ने इधर लगा देने हैं। तो मैं सीरियसली बताऊं, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, कल मुझे या कहीं जाना पड़ गया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अब टर्म टेस्ट का सलूशन भी बनाना है। वो तो बन गया बहरहाल, तो जाहिर बात है को नींद पे फिर कुर्बानी करनी पड़ती है, बन गया वो, लेकिन पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, कोई काम पड़ जाए तो ये क्या करें आप। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये FAR 2 वालों की क्लास हुई थी 3:15 बजे, ख़त्म। 3:15 के बाद अगली क्लास फिर 3:20-25 पे शुरू करनी पड़ी। बीच में मैंने सोचा था सर को जाना है, उसका टाइम नहीं मिला, यानी कोई ब्रेक नहीं, कोई चाय पीने का, कोई पानी पीने का टाइम नहीं मिला। अगली सवारियाँ बाहर खड़ी हुई थी, चलो जी अब हमें पढ़ाओ, और इतने शौक और जज्बे से आए थे कि फिर उसके बाद फिर चल से चल। तो सुबह अगर 7:30 बजे क्लास शुरू करके, आप तो जवान हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 7:30 बजे क्लास शुरू करके अगर 5 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाया जाए तो आप लोग पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ाया जा रहा है 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5, क्योंकि 10 घंटे बन गए, 9:30, 10 घंटे। अब अगर 9:30, 10 घंटे नॉन स्टॉप किया जा सकता है तो आप लोग भी 9:30, 10 घंटे कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं घर गया तो वहाँ से आगे कहीं जाना पड़ गया। बहरहाल फिर जहाँ हम गए तो वहाँ मैं कोई पहुँचा होऊंगा 6 बज के, आप समझ लें चलें 7:20 पे, तो 7:22 पे मैं लैपटॉप खोल के बैठ गया था काम करने। यार अब मिलने किसी से जाएं तो अब पता चल गया है सबको, अब हर जगह ही लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, तो अब लोगों ने भी कहना छोड़ दिया है। तो अब जाहिर बात है FAR 2 वालों का लेक्चर अपलोड करना था, उसके बाद और करना था, और कोई टेस्ट वगैरह बनाने थे, बस शुरू हो गए फिर चल सो चल, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। और आप लोग इतने वेले लोग हैं, इतने वेले लोग हैं कि पूरा पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं कि टाइम का कोई कंपनसेशन नहीं है, कि टाइम ज़ाया हो गया इसकी कंपनसेशन हो जाएगी। थोड़ी देर रोएं, थोड़ी देर रोएं, फिर आगे चलेंगे। रोएं, दिल से रोएं, दिल से, दिल से। पढ़ें जी। यार मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो 3 महीने हैं, कोई बंदा को रोक ले, कोई स्टूडेंट का आपको मैसेज आ जाए ना दोस्त का, यार ये करना है वो करना है, नहीं यार मैं तो टर्म टेस्ट के क्वेश्चन 1 की एडजस्टमेंट 4 में फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना प्लान जो करना है करें। फिर थोड़ी देर बाद किसी का फ़ोन आए, नहीं यार कल तो फलां टर्म टेस्ट है, मैं उसकी तैयारी के अंदर फंसा हूँ, उसमें फलां टॉपिक के अंदर फलां सवाल है, उसकी फलां एडजस्टमेंट है, मुझे ज़रा वो कर लेने दो, तुम जाओ तुमने जो काम करने हैं। तो ये दिन तो इस तरह के चल रहे होते हैं कि बंदे को सर खुजाने का टाइम नहीं होता। आगे चलें। हाँ जी, बोंगी मारें, चलो शुक्र है, आगे चलें जी। हमें सवाल ही नहीं पूछने दिए जाते, हमें डिस्करेज किया जाता है। वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड्स, वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड्स, टेस्ट ही नहीं दिया, और हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या नामुकम्मल, और इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड्स में गलतियां हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इन 3 जराइम की एक सजा। It shall be considered that taxable income as declared in return. Taxable income is not correctly declared in return. जो आपने रिटर्न जमा कराई है उसमें इनकम आपने गलत डिक्लेयर की हुई है। Taxable income is not correctly declared in return filed by TP on 30 सितंबर। 30 सितंबर को टैक्स पेयर ने जो रिटर्न जमा करवाई थी वो समझ लिया जाएगा इनवैलिड है और गलत है। जो आपने डिक्लेयर की था, जो आपने इनकम डिक्लेयर की थी, किसमें डिक्लेयर की थी? इन रिटर्न। रिटर्न किसने जमा कराई थी? टैक्स पेयर ने। कब जमा कराई थी? 30 सितंबर को। कैसे आप लोग टाइम ज़ाया कर लेते हैं? खो रहा है मुझे। और ये जो हजरात है ना, घर जाते ही आराम से ऐसे रिलैक्स होके और मोबाइल हाथ में
और फिर चल सो चल 15 मिनट 16 मिनट 17 20 मिनट लगा देते हैं। यानी ऐसे घर जाकर रिलैक्स हुए मोबाइल पे, और 21 मिनट वाले भी मिलते हैं। 21 मिनट 22 मिनट मोबाइल में जाया कर दिए यार, हद होती है। इनका स्क्रीन टाइम चेक करो, 6 घंटे स्क्रीन टाइम आ रहा होगा इनका। ओके, इट शैल बी, अच्छा सैंपल बेस पे ना अब स्क्रीन टाइम चेक होगा आपका। इट शैल बी कंसिडर दैट, जिसने उठ के जाना जाए, दरवाजा खोल दो यार, दरवाजा खोल दो, जाना शुरू करें जिसने उठ के जाना, स्क्रीन टाइम चेक हुआ करेगा। इट शैल बी कंसिडर दैट, जो भी क्लास में कोई एक्टिविटी करेगा इस किस्म की, तो स्क्रीन टाइम चेक होगा। इट शैल बी कंसिडर दैट, ये कंसिडर किया जाएगा, दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल्ड बाय टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, एंड कमिश्नर शेल डिटरमिन, और कमिश्नर कैलकुलेट करेगा टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर की रेशोज, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो मेन लाइन है इसको जरा हाईलाइट कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर की रेशोज, लेकिन मुश्किल सा नाम है इसका, सेक्टोरल बेंचमार्क रेशोज, आसान सा नाम है सेक्टर की रेशोज। ये पढ़ो आगे एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए उसको काटें, इसमें क्या करना है। अच्छा जी, ये क्या कौन सी रेशोज होती हैं जी? सेक्टर की बेंचमार्क रेशोज मीन द स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशोज, पूरे बिजनेस सेक्टर की, नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस, केसेस कंपैरेटिव होंगे, यानी आपसे कंपेयर हो सकेगा। ये नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी की रेशोज आपकी कंपनी से कंपेयर की जाए, कोई कंपैरेटिव आपकी मिलती जुलती कंपनीज होंगी। इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रेशोज, ये पढ़ेंगे आप FAR 1 में, प्रोडक्शन रेशो, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जीपी रेशो, जीपी को सेल से डिवाइड किया जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशो, रिकवरी रेशो, डेटर कितने पैसे देके जा रहे हैं, एंड वेस्टेज रेशो, जाहिर बात है इन रेशोज की डेफिनेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कितना रॉ मटेरियल आपका वेस्ट हो रहा है, एंड एनी अदर रेशोज। तो इन सारी रेशोज की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन होगी। अब क्लियर? ओके, चलिए जी, ये 4 पॉइंट पढ़ के मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ, ताकि हम AOP के जो न्यूमेरिकल हैं वो ज़रा प्रॉपर तरीके से आज शुरू करें। पॉइंट 6, 2-3 न्यूमेरिकल तो हो गए हुए हैं, एक आज और कर लेते हैं। पॉइंट 6 पढ़ लें जी। अच्छा, रिदम कहाँ से चल रहा है? ये 2A को ना, 2A और 2AA तो बीच में आया था लॉ में, ये असल में लॉ में पहले मौजूद नहीं था। तो 2A और 2AA को इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं ज़रा अगर साइड पे करूँ तो हमारा रिदम क्या चल रहा है? हमारा रिदम ये चल रहा है, पहली बात क्या थी? कमिश्नर डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, दूसरी बात ऑडिट करेगा, तीसरी बात ये हाईलाइट कर लें, ये अगली हेडिंग है। कमिश्नर ऑडिट करने के बाद क्या शेयर करेगा? ऑडिट रिपोर्ट। कमिश्नर आपको ऑडिट करेगा आके, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करेगा आपकी चीज़ों की, और फिर उसके बाद रिपोर्ट शेयर करेगा कि आप सिकंदर हो या बंदर हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जब आपका ऑडिट मुकम्मल हो जाएगा, द कॉमी में इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, कमिश्नर आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड इन ऑडिट, जितने भी मसाइल आए हैं ऑडिट में क्या क्या मसले आ सकते हैं? फाइन है, अलाउड है या नॉट अलाउड है, खर्चे हैं, कैश में पे हुए हैं या बैंक में पे हुए हैं, टैक्स है, गवर्नमेंट को पे किया या किसी वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स है या कोई और टैक्स है, ये सारे मसले ऑडिट में आएंगे, तो इन पे आपकी डिस्कशन होगी। तो कमिश्नर जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा उसमें क्या होगा? कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। तो कमिश्नर उसमें ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स अपनी शेयर करेगा कि ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, ये चीज़ें मैंने फाइंड की हैं, ये मसला आपका निकला है। आप मत मुस्कुराओ, FAR 2 की क्लास जब ख़त्म होनी है तो ज़ोहर के बाद आज मैंने दोबारा बुलाना है टर्म टेस्ट की डिस्कशन के लिए। अच्छा, YouTube पे ले लेना। आगे चलें, आखिरी बात,
आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कॉमी में अमेंड द असेसमेंट। अगली हेडिंग ये है, आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कॉमी में अमेंड द असेसमेंट। अमेंड क्या होता है? चेंज। असेसमेंट आपके बारे में अपनी राय बदलेगा, आपके बारे में अपनी राय बदलेगा। कॉमी आपके बारे में अपनी राय बदलेगा। ऑडिट करने से पहले कॉमी शायद समझ रहा था कि आप यू आर जेंटलमैन, यू सीम्स टू बी नाइस, बट बाद में पता चला यू आर नॉट नाइस, यू जस्ट सीम्स टू बी नाइस। अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखता, वो तो दिलों और अमाल की तरफ देखता है। जिस चीज़ पे लोग फख्र कर रहे होते हैं अल्लाह उनकी तरफ देखता ही नहीं। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो जाएगी तो आप भी हर वक्त अपनी शक्ल को ना देखते रहा करें, मकसद ये था कहने का। आफ्टर इशूइंग, ये बीमारी है आजकल, आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जैसे इशू हो जाएगी, द कॉमी में इशू द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये ना अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है पूरा, ये अमेंड द असेसमेंट का लफ्ज समझाते समझाते ना सेक्शन 122 में 2 दिन लग जाते हैं, 2 दिन। तो 2 दिन हमने लगाने हैं इस लफ्ज को सिर्फ समझने के लिए। अभी ऐसे ही आपको जरा याद करने के लिए लफ्ज लिखवा दिया बस। तो स्टेप 1 जल्दी जल्दी, कमिश्नर आपके रिकॉर्ड मंगवाएगा। स्टेप 2 कमिश्नर ऑडिट करेगा। स्टेप 3 इशू ऑडिट रिपोर्ट, इशू, अगर इसको मैं मिटा दूं तो ये भी चलेगा। तीसरा स्टेप इशू ऑडिट रिपोर्ट, और चौथा स्टेप मे अमेंड द असेसमेंट। अब आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा, लेकिन आपके बारे में अपनी राय बदलने से पहले आपको डिफेंड करने का मौका देगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने टेस्ट छोड़ दिया तो टीचर तो आपको देखते ही आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। समझ रहा था टीचर ये जेंटलमैन है, लेकिन बाद में चला ही इज नॉट अ जेंटलमैन। लेकिन आपको एक मौका दिया जाएगा, आप कहेंगे जी वो जो 1000 दिनों में एक दफा इमरजेंसी आनी थी ना, असल में वो आ गई थी, उसकी वजह से मैं आ नहीं सका। वो मसला ये था कि मेरे घर के बाहर जो है वो पुलिस वालों ने दूसरे वाले घर वालों के बाहर बाड़ लगाई, वो मेरे घर तक आ गई, तो अब मैं छलांगे मार के कैसे आता। ये कोई इमरजेंसी 1000 दिनों में एक दफा आती है, ये कोई हर हफ्ते एक दफा नहीं आती, ये हर सेशन में 6 दफा नहीं आती जो आप लोगों ने लूट मचाई हुई है छुट्टियां कर करके। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट द कॉमी में अमेंड द असेसमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। आपको एक मौका दिया जाएगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को एक मौका देगा कि आप अपने को बात करनी है तो कर लो। जैसे आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आप उसे कहते हैं यार एक दफा मौका तो दो, मुझे बात तो करने का मौका दो, शायद तुम कन्विंस हो जाओ। तो इस किस्म की बात है। किसको बात करने का मौका दिया जाएगा? टैक्स पेयर को। किससे बात करने का? कमिश्नर से, जिसमें टैक्स पेयर अपने आप को क्या करेगा? डिफेंड करेगा। तो अंडरलाइन करके इसकी उर्दू लिख लें, क्योंकि ये बात अब आज से ऑनवर्ड्स किताब में तकरीबन 15-16 दफा आनी है। ये बात अब बार बार आया करेगी। टैक्स पेयर की बात कमिश्नर सुनेगा, टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा कि कमिश्नर उसकी बात सुने। टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा, टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा कि कमिश्नर उसकी बात सुने। ओके, नेक्स्ट। मोहतरम, ये ऑडिट जो है, ऑडिट, क्या ये ऑडिट जो कमिश्नर कंडक्ट करता है, इधर मॉडल टाउन में यहाँ कम से कम 100 दुकानें हैं, 100 दुकानें। पूरे लाहौर में 1 लाख दुकानें होंगी, पूरे पाकिस्तान में 20 लाख दुकानें होंगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगी। क्या 20 लाख दुकानदारों को ऑडिट हर साल पॉसिबल है? अब असूल ये है कि अगर एक दुकानदार का ऑडिट इस साल होने लगा है तो सिर्फ तब हो सकता है जब पिछले 4 साल में उसका ऑडिट कभी ना हुआ हो। यानी हर साल हर दुकानदार को तो ना छेड़े ना, कभी किसी दुकानदार को पकड़ें, कभी किसी दुकानदार को पकड़ें। लेकिन अगर किसी दुकानदार का ऑडिट होने लगा है, यानी मैं कहता हूँ ये हमारा कॉलेज है, इसका ऑडिट होने लगा है,
तो हम एफबीआर वालों को ये कह सकते हैं कि आप निकल जाओ, क्योंकि आपने पिछले 2 साल पहले भी आप हमारे पास आए थे। तो ये एक रिलैक्सेशन टाइप अवेलेबल है कि आपका ऑडिट हर साल होगा, या अगर इस साल ऑडिट करने आए टैक्स वाले तो उनसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप पिछले 4 सालों में आए थे इसलिए अब इस साल ना आए। क्या करना है इसको जी, टेम्परेचर तेज कर दें यानी लो कर दें। अच्छा, आफ्टर कितने रह गया, सेक्शन 177 शेल नॉट अप्लाई, लिख लें, आपको ऑडिट नहीं होगा। सेक्शन 177 शेल नॉट अप्लाई का उर्दू में मतलब लिखें, आपको ऑडिट नहीं होगा। कब कब कब? whose income tax affairs have been audited in any of the पिछले 4 साल। पिछले 4 साल में अगर एक दफा भी आपको ऑडिट हो गया अब दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर कौमी बोर्ड से पूछ ले तो हो सकता है, आ जाके तो फिर वही बात आ गई, शर्मिंदा ही करना था एंड पे। हाउएवर कौमी में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद द अप्रूवल ऑफ, लेकिन बोर्ड की अप्रूवल से अगर आपने पिछले 4 साल में ऑडिट किया फिर दोबारा आके छेड़ सकते हैं। इन द एंड, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, अगर फेडरल बोर्ड से आपका ऑडिट नहीं हो रहा तो मार्केट में एक बंदा होता है सीए, मिसाल के तौर पे क्यूएम में उसकी 2 अटेम्प्टें लगी थी, उसके बाद ऐसा बाज आया कि सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए। तो ऐसा कोई बंदा मार्केट में ढूंढ लें सीए। द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास चली जाए कि हम जरदारी का ऑडिट शुरू करने लगे हैं, तो ये हमसे जर्दा खा के भी नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो। और अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर सीए ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से कहें भाईजान आप ज़रा हमारी हेल्प कर दें। टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ जरदारी selected for audit by कॉमी और बोर्ड। The scope shall be determined by board on case to case basis। स्कोप का क्या मतलब है? डेप्थ, क्योंकि ऑडिट में भी देखना पड़ता है ना कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डिटेल से चीज़ों को देखना है। तो डेप्थ शैल बी डिटरमिन्ड बाय केस टू केस बेस, डेप्थ डिटरमिन की जाएगी केस टू केस बेस पे। क्लियर? डेप्थ लिख लेना स्कोप को। चलें जी, बस 2 न्यूमेरिकल अब करने हैं। चैप्टर 8 में आए, पेज नंबर 203। अल्लाहु अकबर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये ज़रा आपके कॉन्सेप्ट की बेस बनाएगा, फिर इंशाल्लाह एक बड़ा न्यूमेरिकल करते हैं यूपी में आके। एक एक फिगर पे उंगली रख के बोलते जाएं, अलाउड है। इसको ऐड करना है या लेस करना है, खुद ज़रा। जल्दी यार, जल्दी जल्दी, इसके बेस पे अगला कॉन्सेप्ट करना है। साथ वाले से बाद में भी बातें हो सकती हैं, और अगली पिछली रो वालों को कोई कसूर नहीं कि आप साथ वाले से बातें कर रहे हैं। जल्दी पढ़ें। पेज नंबर 203। चलें जी, सॉल्व कर दें। यू हैव 1 मिनट। इनको हम बिजनेस निकाल दें, बस रिक्लासीफाई नहीं करना, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, इनको हम बिजनेस निकालें, अपना रजिस्टर सोल्यूशन पे रखें और इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल दें। सब खैर खैरियत से? माशाल्लाह, खैर खैरियत से सब। सर्दी तो ना लगे जी? यार अब्दुल्ला भी नहीं आज बैठा हुआ, आप क्लास के दौरान बता दिया करें किस रो में शोर हो रहा है। पिछली आप लोग बोल रहे थे भाई, अभी दूसरे कमरे से जो भाई बैठे हुए हैं ज़रा अब्दुल्ला को बुला के लाएं।
क्लास के दौरान ना दूसरी क्लास में आके बता दिया करें या हैंड रेज कर दिया करें। भाई दूसरी क्लास से साहब आए इधर। इधर आओ। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाओ और इन रोज़ में से देखो कौन बोला है। उसको दूसरी क्लास में शिफ्ट करो, फिर भी चुप ना हो तो उससे माजरत कर लो, ऑनलाइन में शिफ्ट करवा दो। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे दो आज। ये टाइम नोट कर लो, 9:30 से 10 बजे वाली रिकॉर्डिंग निकलवा लो। क्या निकली इनकम फ्रॉम बिजनेस? 40 यार। जीती का नाम पुत्र यार है ना, सादा जिहा सवाल यार पुत्र, तू भी नहीं कर रहा, निकाल जल्दी। ऐसा कभी हो मुझे बताया करो, वो नहीं दूसरी क्लास में बैठा हुआ। नहीं इधर ही बैठो, उसे बुलाओ। ओके अच्छा जी, अगर हम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हों तो बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए बहुत सी चीज़ें दूसरे हेड्स की अगर इनकम है तो ऐड हो चुकी होती हैं और अगर खर्चे हैं तो लेस हो चुकी होती हैं। अब अगर आप देखें पेज नंबर 200 पे, इनकम्स डेट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इनकम, ऐसी इनकम्स जो गलती से कहाँ जा चुकी हैं, अदर इनकम में। ऑल दीज इनकम्स विल बी उल्टा, इन सारे इनकम्स को क्या कर दिया जाएगा, उल्टा दिया जाएगा, वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, एंड विल बी रीक्लासिफाइड, और इनको क्या किया जाएगा, रिक्लासिफाई करने की आज जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालनी है। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, क्या मैं कह सकता हूं ये किसी और हेड की इनकम है, प्रॉपर्टी? क्या मैं कह सकता हूं ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्या ये फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है? तो हमारे प्रॉफिट्स में 3 इनकम्स किसी और हेड की पड़ी हुई हैं। एक फिक्रा बोलने लगा हूं, वाइल अराइविंग एट प्रॉफिट्स द इनकम्स ऑफ अदर हेड्स आर एडजस्टेड या इंक्लूडेड, जो भी समझ लें। तो वाइल अराइविंग एट प्रॉफिट वी हैव रिकॉर्डेड द इनकम्स ऑफ अदर हेड्स एज वेल। कुछ खर्चे हैं, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट। ये जो बिल्डिंग मैंने किराए पे दी हुई है ना, इसका खर्चा पड़ा हुआ है स्टार डाल के, यानी इस इनकम का खर्चा है। तो नहीं रिपेयर अलाउंस का लॉस ना बोलो, रिपेयर अलाउंस का लॉस तब बोला जाएगा जब इसे रिक्लासिफाई करके प्रॉपर्टी में डालेंगे। अभी आप रिपेयर अलाउंस का लॉस क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्ट रिपेयर कितने की कराई काउंटिंग वालों ने? 5 रुपए की, और फाइन टू गवर्नमेंट पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये मैं सोल्यूशन करने लगा हूं इसका। नेट प्रॉफिट बोलें जी 57, कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये 12 ऐड हो चुके हैं, इस 12 को लेस कर दें। ये पाया है, खोया नहीं है, ये पाया है इनकम प्रॉपर्टी वाला, इसको उल्टा दें। इसके बाद 9 रुपए ये भी माइनस कर दें, इसके बाद ये वाले 5 रुपए भी माइनस कर दें डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट सैलरीज माइनस हो गई, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया, माइनस किया। एडवर्टाइजमेंट माइनस हो गई, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया, माइनस किया। माइनस होगा जब रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, तो टैक्स वाले कहेंगे ना इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालने की इजाजत है, ना इसके खोए यानी ना इसका खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालने की इजाजत है। किसी और हेड का खर्चा
अगर यहाँ माइनस हो चुका है तो इसे कैसे सही करें? ऐड करके। कितना? ये मैंने 2 दफा क्यों इनकम प्रॉपर्टी लिखा है? एक दफा मैंने इसकी इनकम उल्टाई है पॉजिटिव साइड, दूसरी दफा मैंने इसका खर्चा उल्टाया। इसके बाद फाइन टू गवर्नमेंट तो मशहूर ज़माना चीज़ है, ऐड होती है। जवाब 42। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की सेल ऐड हो चुकी हुई थी। सेल टाइप की चीज है ना ये 12 रुपए। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेवेन्यू ऐड हो चुका हुआ था, और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस हो चुके हुए थे। इनकम को उल्टा दें लेस करके, और खर्चों को उल्टा दें ऐड करके। लेकिन अगर मैं 7 लेस कर दूं तो इज इट एक्सेप्टेबल? यस, इट इज एक्सेप्टेबल एज वेल। एक तरीका क्या है कि बिजनेस इनकम निकाल रहा हूं, तो बिजनेस इनकम निकालते हुए, भाईजान उधर तक कवर कीजिएगा, बिजनेस इनकम निकाल रहा हूं, बिजनेस इनकम को निकालते हुए, सॉरी बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, हाँ बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए प्रॉपर्टी का पाया माइनस करूं और खोया ऐड बैक करूं। एक और तरीका भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी से मैंने 12 कमाया, 5 खर्च हुआ, मैंने प्रॉपर्टी से ओवरऑल कितना कमाया? 7 कमाई 30 ऐड हो चुकी हुई है, तो 7 को भी तो मैं लेस कर सकता हूं। तो इसलिए जब कभी इनकम भी पड़ी हो उसके खर्चे भी पड़े हो, इस तरह कभी हुआ नहीं था, कभी इनकम भी पड़ी हो उसके खर्चे भी पड़े हो, तो उनको कैसे उल्टा सकते हैं? 12 और 5 की जगह, 12 को मैंने हाईलाइट किया और इस 5 को, इनकी जगह नेट 7 भी माइनस हो सकता है। नोट कर लें, किन किन की जगह? 5 और 12 की जगह। 12 और 5 की जगह, इनकी जगह नेट 7 भी माइनस हो सकता है। माइनस क्यों? 7 इनकम टाइप चीज है ना, 7 इनकम टाइप चीज है। वो तो सेल से चलते हुए तरीके अलग हैं बिल्कुल, वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा जी। नहीं अलाउड तो वहां भी नहीं थे, फिर भी इसको यहाँ बस उल्टा देते फिर। नहीं, उसमें लिखा हुआ जिस तरह के खर्चे बिजनेस में नॉट अलाउड हैं उस तरह के खर्चे उधर भी, उसमें ये लाइन जाके लिखी हुई है, देख लें। अदर सोर्स ऑफ कैपिटल गेन दोनों के चैप्टर में लिखी हुई है लाइन। ओके, आप बताएं किसी इनकम के उल्टाने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, उसकी इनकम माइनस करके उल्टा दो, उसके खर्चे ऐड बैक करके उल्टा दो। ओवरऑल इनकम और एक्सपेंस को नेट करो, ओवरऑल इनकम अगर आ रही हो यानी प्रॉफिट बच रहा हो तो उसे लेस करके उल्टा दो। चैप्टर 12 निकाल लें। पेज 254। रूम 7 में टेस्ट दे दीजिएगा, और अगर किसी को कोई इशू आया, बाकी जो रूम्स अवेलेबल हैं उनमें भी ऑप्शन है, उनमें जगह देख लीजिएगा, वरना रूम 7 में चले जाइएगा। उधर भी मसला है तो नीचे जाके मिस मैक को बता दीजिएगा ताकि वो आपके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, सोहेल खालिद एंड काजी आर पार्टनर्स ऑफ एन एओपी। सोहेल खालिद काजी पार्टनर्स हैं एओपी के, एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ एओपी इज बेचना ऑफ राइस एंड चावल और गंदम बेच रही हैं, ये मेन एक्टिविटी है एओपी की। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इनकम्स ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर्स। एओपी के डेटा दिया हुआ है और मेंबर्स का डेटा दिया हुआ है। द एओपी सफर्ड अ लॉस ऑफ 15 लाख, एओपी को लॉस आया 15 लाख का।
शुरू करें। पहला सफ़ा, सुहेल खालिद काजी, AOP। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2000 बला बला बला। इसको 24 पे कर दो आके अब। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। वर्किंग नंबर 1 अगले सफ़े पे। वो आ गया अब्दुल्ला, किधर है? वर्किंग नंबर 1, किसी और को बुला लें। लॉस बताएं जी, लॉस 1500। अच्छा भाई, लॉस से स्टार्ट करें या प्रॉफिट से स्टार्ट करें? रूल्स वही रहते हैं कि अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करनी होती है और टैक्स डेप्शन माइनस करनी होती है। वो रूल सारे वही रहते हैं, पेनल्टी वगैरह वो ऐड करनी होती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉस से हमें स्टार्ट कराए या प्रॉफिट से स्टार्ट कराए, चलना तो है। ओके, लॉस तक पहुंचते हुए एडजस्ट हो चुकी हुई रेंटल इनकम जो एओपी ने कमाई है। लॉस तक पहुंचते हुए एओपी की रेंटल इनकम एडजस्ट हो चुकी हुई है। While arriving at profit of 57, I have adjusted my capital gain income of 9. Yes, it is correct. While arriving at profit of 57, I have adjusted or recorded my dividend income of 5. Yes. While arriving at profit, I have adjusted the income from property. Yes. तो इसी तरह की लाइन वो लिख रहा है, क्या कह रहे हैं? While arriving at profit, यानी द लॉस हैज बीन अराइव्ड एट। लॉस तक पहुंचते हुए रेंटल इनकम एडजस्ट हो चुकी हुई है। अच्छा, रेंटल इनकम में कुछ इनकम्स आ रही हैं और कुछ इसमें खर्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस होंगे तो जवाब आएगा ना। फिर खर्चों में अकाउंटिंग वालों ने प्रॉपर्टी टैक्स माइनस किया है और अकाउंटिंग वालों ने डिडक्शन माइनस की है। पता नहीं, हम तो वैसे डिडक्शन माइनस नहीं करते, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने की है, ठीक है, हमें क्या। अब ये जो 2 मिलियन है, ये 12 टाइप चीज़ है और ये 5 टाइप चीज़ है और ये 7 टाइप चीज़ है। मुझे तो यही लागे, अगर तुम्हें कुछ और लागे तो वो तुम्हारा मसला। फील हो रहा है इस तरह? पाया कितना? 12। खोया कितना? बचा कितना? क्या ये डेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने टैकल किया सवाल में? अब मोहतरम, इसके उल्टाने के 2 तरीके हैं। उल्टाने का पहला तरीका, आप पॉजिटिव वाली फिगर को लेस करके उल्टा दें और इस फिगर को ऐड करके उल्टा दें। ये लंबा काम है, आसान काम। हम सिर्फ 1503 को उल्टा देंगे, आसान काम करेंगे ना। नेट से खेल लेंगे, नेट से हम नेट को उल्टा देंगे। ये अलग अलग उल्टा दें, दोनों अलग अलग उल्टा लें, अलग अलग उल्टा दें, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, उल्टाते हुए ये नहीं सोचना कि अकाउंटिंग वालों ने डेप्शन माइनस की हुई है। ओ हमारी बला से यार, की हुई उल्टा रहे हैं हम। अकाउंटिंग वालों ने ब्लंडर भी मारे हो, डेप्रिसिएशन की बजाय पेप्रिसिएशन भी माइनस की हो, डेप्रिसिएशन की बजाय इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस किया हो, डेप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन भी माइनस की हो। जो हमें उससे बला, हमें क्या, हमने जिस चीज को उल्टा देना है तो वो चीज सही थी या गलत थी, हमारी बला से वो उल्टा दिया, खत्म कर दिया, फारक कर दिया, इसको निकाल दिया। उल्टाने का मतलब होता है अपने P&L से निकाल देना। निकाल दें इसको, अलग अलग करके निकालें या एक ही दफा निकालें? बच्चा और उसका बैग अलग अलग करके निकालें या बच्चा बैग निकाल दें? बच्चे और बैग को इकट्ठे क्लास से निकाल दें। तो किस चक्कर में पड़े हम 2000 को माइनस करेगा, हम 497 को ऐड करेगा। एक तीसरा बोला हम तो ऐसा ना करेगा, हम तो इन दोनों को देख के ये फिगर आ रहा, हम तो इसको उल्टाएगा। तुम करते रहो, उल्टाएं जी 1502 को। हाँ जी, ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। ये देखो, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है ये। अच्छा, कितने लोगों की सुई भी इधर ही अड़ी हुई थी? अड़ी होनी चाहिए थी अगर मैंने गलत लिख दिया तो। ये कौन सी इनकम है हमारी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि भाई जो है वो बाजू के ऊपर सर रख के क्यों लेटे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, पत्तों की आ गया। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं
प्रॉफिट तक पहुंचते हुए या लॉस तक पहुंचते हुए। अकाउंटिंग वालों ने 2000 को ऐड कर लिया हुआ है, हाँ। अकाउंटिंग वालों ने 497 को माइनस कर लिया हुआ है, जी। आप दोनों को अलग अलग उल्टाएं या नेट करके उल्टा दें? उल्टवाएं जी। इनकम्स लेस होके उलटती हैं, इनकम्स लेस होके उलटती हैं। जैसे हम कभी कभी कैपिटल गेन उल्टाते थे तो इनकम्स लेस होके उलटती हैं। जी बोलें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट करके ही उल्टा दें। 1503 कस्में खाई हुई है सोल्यूशन ना नोट करने की, वो लोग भी आज नोट करें। कैलकुलेटर सारे निकालें आज। ये 2-3 महीने ना मोबाइल को पेटी में फेंक दें। ओके, जैसे कैपिटल गेन इनकम कई सवालों में ना हमने उल्टाई है, ऐसे ही ये मैं उल्टा रहा हूं। उधर रखें, बच्चों को भी उल्टाने दें। इधर ले आए। ओए होए 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 होए, खर्चों में डेबिट हुआ है फॉलोइंग अमाउंट्स, जो कि ओ ये स्काई ब्लू और येलो ग्रीन हो जाते हैं। ये कब से मसला है इनको? अच्छा हाँ, तो मुझे बताएं, खर्चों में माइनस हुई हुई है पार्टनरों की सैलरियां और पार्टनरों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये बिजनेस का खर्चा है? एक तो सर सैयद ने फरमाया था, एक सेक्शन के 21 का जे फरमाएगा। 21 का जे आगे बढ़ा, उसने कहा पुत्र नहीं, पार्टनर को कोई भी पेमेंट हो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लाता है तो कहते हैं मुझे कुछ उस पर इंटरेस्ट दे दो। बहरहाल ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर की तनख्वाहें हैं। इसको आप डिफरेंट कलर के बॉल पॉइंट से उल्टाएं। जी बताएं, सैलरी आप लोग बस आ जाए करें, बस सुहेल खालिद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुहेल, खलीद और काजी। उल्टवाएं जी। 900, 9 दफा 100, 600। नहीं है तो मैंने उसका नाम ही नहीं लिखा। नहीं है। दोपहर को बुलवाते हो। जी ये वर्किंग 1 थी या वर्किंग 1 ही थी? बाकी रेंड असद में तो वर्किंग 1 करते करते ही हमारी उम्रें लगी थी। पता नहीं कहां कहां आप लोग अपनी उम्र जाया कर रहे हैं। ओके बताएं जी, जवाब क्या आया? सबके हाथों में कैलकुलेटर हो, सबके हाथों में कैलकुलेटर हो, आज सबके हाथों में कैलकुलेटर हो। अब्दुल्ला भाई उस क्लास में आप मौजूद हैं? कौन मौजूद है उधर? अब्दुल्ला यार आइंदा ना ऐसा कीजिएगा, ठीक है? अब आप जो है ना लास्ट रो में जाके खड़े रहें थोड़ी देर। नहीं आई एम सीरियस, अगर हो तो मुझे बता के जाया करें, वरना आइंदा से मैंने उधर जाके बैठ जाया करना है। तू पढ़ा लें। चलें जी आगे। ना 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 नेगेटिव का लफ्ज़ आपने बोला ही नहीं। 403। अकाउंटिंग वालों की नजर में लॉस था 1500, टैक्स वालों की नजर में लॉस आ गया 403। चलें जी आगे। हाँ सुहेल ओ सुहेला चुप कर, अभी तो हम भी कल मेरे कल तो सॉल्व कर लें। अच्छा जी, इसको आपने जो लेस किया हुआ है इसको रिक्लासीफाई भी तो करना है। इसको रिक्लासीफाई करके किस साइड में डालना है? इनकम फ्रॉम, चलें इसको रिक्लासीफाई करें और इनकम प्रॉपर्टी में डालें। अच्छा जब आपने रिक्लासीफाई करना है ना, तब आपने टैक्स रूल्स लगाने हैं। अब आपने टैक्स रूल्स लगाने हैं, अब आपने अकाउंटिंग रूल्स नहीं लगाने। अब आपने कौन से रूल्स लगाने? तो वेन एवर यू विल रिक्लासीफाई इट देन यू विल अप्लाई द टैक्स रूल्स।
अब ये करते हुए आपने ये नहीं देखना कि अकाउंटेंट ने क्या ब्लंडर मारे हैं, अकाउंटेंट के ब्लंडर आप ऑलरेडी उल्टा चुके। अब आपने बिल्कुल रिलैक्स होके ना डेटे को इस तरह पढ़ना है जैसे इनकम ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ सादा सा न्यूमेरिकल आ गया, तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, रेड बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। ये क्या खाना खुना नहीं खाते, क्या मसला है? तो कभी बॉल पॉइंट की कैप मुंह में डाली होती है, कभी बॉल पॉइंट मुंह में डाली होती है, कभी अंगूठे चू। अच्छा जी, मैं ऐसे ऐसे लोग, मैं क्या करूँ इधर इधर बैठ के, क्या क्या पता चल रहा होता है। चलें जी, बताएं मोहतरम। रेंटल इनकम 2000, टैक्स वाले इसको इनकम में डालेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स वाले माइनस करने देंगे, और 457 डेप्रिसिएशन की जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करने देंगे। 457 नामी टाइप की चीज टैक्स वाले नहीं माइनस करने देंगे। तो सादा तरीके से जो वर्किंग हम करते थे इनकम प्रॉपर्टी की वो करें। ग्रॉस रेंट बोलें जी, ग्रॉस रेंट 2000, इसमें से खर्चे माइनस करना शुरू करें। अब आपने ये नहीं सोचना आपने उल्टाया क्या था, अब सिंपल फिगर्स को देख के सिर्फ प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। लेस रिपेयर अलाउंस, भाई एक बात बता दूं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के लुट मचा रहे हैं, और आप ही की क्लास में बैठे हैं, और टर्म टेस्ट में देख लीजिएगा उनके जब नंबर आएंगे, आप ही की क्लास में बैठे हैं और लुट मचाई हुई उन्होंने पढ़ पढ़ के। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग भी ज़रा सीरियस हो जाएं। अच्छा जी, इसके बाद क्या माइनस करूं? प्रॉपर्टी टैक्स जी, कितना? 40। जी अब्दुल्ला बैठ जाए आज। 1560। चलें जी, बातें भी होगी साथ, वर्किंग टू भी होगी। फेस पे ले आए इनको। वो ना जब हम लॉस के चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस हो सकता है, तो इसलिए ये बात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लॉसेस के चैप्टर में। एक्स्ट्रा क्लास का 100% प्लान था मेरा कल का, और आप समझ लें मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया हुआ था कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन वो ऐसे ही अभी एक थोड़ा सा थॉट से गुजरी मेरे जहन में कि कल तो FAR 1 का टर्म टेस्ट है, तो वरना कल फिर आपकी क्लास हो जानी थी एक्स्ट्रा। चलें, देना है ना FAR 1 का टर्म टेस्ट, वरना सर मेरे को मैं बता दूंगा, वो बंदे लेके आ जाएंगे, वो तो खुद भी आगे भाग जाना है जी। 403। बड़ा कमाल सवाल पूछा है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है किसी दिन बड़ी तफसील से। बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हो, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू। 150, आई रियली अप्रिशिएट। चलें जी, मैं कल से दुआएं कर रहा था कोई क्लास में सवाल ना पूछे ये। अच्छा, क्योंकि वो एक नया फड्डा है जो खुल जाना है, बड़ा जेन्युइन सवाल है इनका। जी बोलें। 1157, 1157। अब आप साथ वाले को कह रहे हैं तू भी कुछ पूछ। 1157, चल फिर समोसे खाएं। अच्छा 1157, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्स निकलवाएं जी, टैक्स। साथ वाला बंदा रखा हुआ है ना, उसे टेबल 1 पे भेज दें, बंदे रखा करें इन कैलकुलेशंस के लिए, टेबल 1 पे भेजें उसे। आप ज़रा रिलैक्स करें, टेक लगाएं, उसे टैक्स निकलवा लें। 10,000 जमा 12.5% ऑफ।
अच्छा, कुछ लोग सीरियस हो गए हैं, यानी कि खुद नहीं कर रहे, देख रहे हैं यार, आदत होती है जी। $55, ये किसका टैक्स निकल आया? एओपी का। ओके, नेक्स्ट जी। जी मोहतरम, ये एक इधर वर्किंग होती थी, किसी को याद हो? नहीं, ये बता दें सारे, इस पे नहीं है पैसे, ये बता दें। डिविजिबल इनकम, इधर क्या वर्किंग होती थी? डिविजिबल इनकम। डिविजिबल इनकम जी, आप मुझे जवाब बताएं। 1157। इस इनकम को डिवाइड कर दें पार्टनर्स के दरमियान, इस इनकम को डिवाइड कर दें पार्टनर्स के दरमियान। कौन सी वाली कैलकुलेशन करें? बाकी रसद टोटल वाली। रह गया तो 50 रुपए मिल जाने थे। मैंने कहा था इस वर्किंग का हम नाम रखना करेंगे बाकी रसद टोटल वाली। जल्दी बोल के पैसे लिया करें, बाकी रसद टोटल वाली वर्किंग करेंगे। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सुहेल कच्ची रोटी बना दो कि अम्मी ने 25 रुपए देने, अम्मी ने चपेड़े मारनी है, तो कच्चा जवाब दिया उसने। सुहेल खालिद काजी। अच्छा, अगला काम, मैं दूसरी क्लासों में गया था ये चेक करने के लिए कि आपने ये फिगर यहां लिख के शुरू किया या ऊपर से लिखने शुरू किए। अब याद है आगे क्या करना है? याद कराएं थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये जो डिफरेंट कलर की फिगर्स आपने लिखी हैं उन्हें उठाना शुरू करें। 21 के जे वाली जो नॉट अलाउड होती हैं बिजनेस के चैप्टर में। सुहेल दुकान पे बैठ रहा है, खालिद भी दुकान पे बैठ रहा है, काजी कभी लिफ्ट नहीं कराता दुकान पे आगे, इसको तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन ये तनख्वाह नहीं है, असल में इनके प्रॉफिट का शेयर ही है। टोटल 1500। इंटरेस्ट ये भी पार्टनर को पेमेंट है जी, बोले 300, 300, 500 जी, बोले 1100। नेक्स्ट, प्रॉफिट निकालना है और इनमें बांटना है। अब मैं कहा था कैलकुलेटर सबके हाथों में हो, पकड़े कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर जरूरी है। डबल 157 में से जब आप माइनस करेंगे 1500 और 1100 तो आपका कैलकुलेटर थर 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 कंपेगा। देखें जवाब किस में आ रहा है। तो क्या आज हम लॉस बांटे या प्रॉफिट बांटे? लॉस। पहले कड्डे तो सही, लॉस कड्डा नहीं, बांटेंगे कैसे? 1157 माइनस 1100 माइनस 1500, 144। लॉसी या लॉसा? लॉसा। इस लॉसे को लॉसियों में सुहेल खालिद काजी में बांट दें। 1443 आपको हम तोड़ने लगे हैं। इसमें सुहेल की किस्मत, खालिद की, काजी की 1/5। लॉस को बांटें जी। 577 लॉस 577। आगे आप लोग पेपर में टाइम ज़ाया कीजिएगा। आपके साथ वाले जैसे बच्चे तो उनको पता है खालिद और काजी का सवाल ही नहीं है। आगे सवाल ही सिर्फ किसका है? सुहेल का, क्योंकि अभी मैंने देखा था सवाल में डाटा सिर्फ सुहेल का दिया हुआ है। आगे अगर आपने टाइम ज़ाया करना है तो खालिद और काजी वाला भी कर लें, वो इट्स अप टू योर साथ वाला। ही इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिंग द टाइम ऑन मोबाइल जी। ओ शुक्र है ओवरऑल प्रॉफिट ही आया है एओपी से। कुछ सैलरीज की मद में भी ले गया था ना। शुक्र है ओवरऑल प्रॉफिट आया इसे एओपी से। ये कहां जाना है? 623
कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में कबाब की तरह सैंडविच में, ये कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में आएगा। आगे वो अगर किसी को कुछ शौक होता है ना, कुछ लोगों को, नहीं यार इसका भी कटो, इसका भी कटो, 280, so you can keep on cutting, wasting your precious time of your life. The life is very temporary and you are wasting time with your friends. I'm talking to you, you guy, you. How dare you to waste your time? Meet me after class. Okay. अब जी क्या रह गया? अब क्या रह गया बोले? सुहेल के घर तक चले जाएं, सुहेल को लाया जाए, इसके मुंह पे टेप चढ़ाई जाए। काश कोई बोल देता टेप चढ़ाई जाए, उसको भी इनाम मिलना था कुछ। सुहेल अर्न्ड 8 लाख फ्रॉम अनदर बिजनेस। हमारे से चावल और गंदम पे लसें आ रही हैं, ये कोई और काम यहाँ शुरू कर दिया इसने। ऑफ अनदर बिजनेस ऑफ सेलिंग पापड़, ऑफ विच ही इज अकेला, जिसमें वो कल्ला है। तो ये सुहेल का जाती बिजनेस है, ये सुहेल का जाती बिजनेस है। तस्वीर किसी ने खींचनी है तो खींच ले, क्योंकि मैं वर्किंग वन मिटाने लगा हूं, क्योंकि हमें इस जगह पे आदत है पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। टैक्स तो नहीं, वो तो FBR, वो तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, या तो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये तो इनकम टैक्स तो नहीं है ना। इनकम टैक्स एंड पे माइनस होते हैं, ये तो टैक्स आपका डूब गया, बस खर्चा हो गया खत्म। इनकम टैक्स अगर आप एडवांस में पे कर दें वो यहाँ माइनस होता है, वो तो वहीं माइनस हो गया। नहीं, वो वहीं माइनस हो जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स वहीं माइनस हो जाता है, ये अलाउड है डिडक्शन। ओके, और याद है प्रॉपर्टी के चैप्टर में आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स माइनस किया करते थे, बस वही करें। I got what you are trying to say, but guy, may you get the opportunity tomorrow. आपके करीब वालों के नाम मिलने लग गए हैं, बस ये देख लो, आपकी खुशकिस्मती है। सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, अब आप हजरात बता दें किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मिस्टर सुहेल, खूबसूरत सा करके, मिस्टर सुहेल। अच्छा जी, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2000 बला बला बला। सुहेल, तुमने अकेले क्या किया, कितना कमाया? 8 लाख। जिसको अपनी तन्हाई में ये ख्याल है अल्लाह मुझे देख रहे ना, वो आपकी क्लास का बहुत बड़ा बुजुर्ग है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 8 लाख आ गई। टोटल इनकम नहीं है, वही टैक्सेबल इनकम है। ज़कात वगैरह सुहेल ने अगर दी भी है तो हमें नहीं बता रहा, शर्मा के, नेकी कर दरिया में डाल रहे हैं। टैक्सेबल इनकम, एड शेयर फ्रॉम एओपी तो मेरे भाई उस वक्त आता है जब मेरी टैक्सेबल इनकम निकल आए। तो अभी मुझे कम वाली इनकम निकाल लेने दें, फिर कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान फिर हम बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के फिर वो एड शेयर फ्रॉम एओपी लिखेंगे। 2 दफा मैंने वार्निंग दे दिया। टैक्सेबल इनकम 800। ये कौन सी इनकम होगी? कम वाली। ये कौन सी इनकम हो गई? कम वाली इनकम। इसमें ऐड करें शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम अवर एओपी। आज के 2-3 एओपी ही नहीं है, तो शेयर फ्रॉम एओपी 623 कहते हैं इसे, 623। अब ज्यादा वाली इनकम निकाल लें जी, ज्यादा वाली इनकम। तो कम वाली और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में ये सैंडविच की तरह आया करेगा। यू विल फील इट लाइक कबाब। क्लोज द आईज एंड फील द कबाब, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कटलेट्स। ओके, लेट्स मूव। टैक्सेबल इनकम क्लास कितनी दफा आएगा? 2 दफा आएगा।
कभी कुछ साथ वाले के लिए बैग में डाल के कुछ सरप्राइज वगैरह ले आया करें, कुछ ज़्यादा ना हो तो। आजकल तो माल्टा ही मिल रहा है, माल्टा ले आए, वो ज़रा खुश हो जाता है, थोड़ा ऐसे ताज़ा हो जाता है। 2 क्लास से एंड हो, उसको कुछ खिलावा, फिर ताज़ा, मतलब दूसरों की तरह इशारा ना किया करें, अपने अपने गिरेबान में झांका करें। ये बड़ी गलत बात है जो दूसरों के इशारे कर रहे होते हैं। 2 टैक्स निकालने हैं, एक टैक्स निकालना है और एक एक्चुअल टैक्स निकालना है। अच्छा, टेबल 1 पे चले जाएं। 14,23,000 इनकम है इसकी। अच्छा, आई एम फीलिंग कुछ लोग शो देखने आए हैं, चैप्टर 4 पे नहीं जा रहे, दे आर वॉचिंग हियर लाइक एनीथिंग। 60,000 प्लस 17.5% ऑफ 2,23,000। जी जवाब बताएं। 99। लेकिन ये टैक्स हुकूमत को जमा नहीं कराएगा। अब इसके मुंह से टेप उतारें, बोल चाहता क्या तू? एक्चुअल टैक्स। चलें आज खुला खुला करके जरा। $99 फॉन्ट साइज 50 यूज हो रहा है। अगर 1423 पे है तो बताऊं? तो बैंगन तो मैं बताऊं कि 800 पे कितना, या तुम बताओ? मैं बताऊं तुम बताओ? वो कह रहे तुम बताओ, मुझे कह रहे तुम बताओ। ये जो अच्छा चलें बड़ा। जी 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 56 56,000 ये इसका टैक्स निकला। Why are you बनाएंगे द शक्ल? हाँ जी भाई जी, ये एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं आईकैप की वेबसाइट पे। डाउन हुई है वेबसाइट? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में तो नहीं हमने पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरर की। एग्जामिनर ने पूछा डिफाइन मैन्युफैक्चरर। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई पर्सन हु आर मैन्युफैक्चरर। डेफिनेशन रट्टा प्रोग्राम था। वेरी फ्यू प्रोड्यूस द रेलेवेंट आंसर्स। रोजाना को रोजाना जाके रट्टा नहीं मारते। Most of the answers were in general terms, where they gave very vague replies, stating that a person who is registered as manufacturer and who manufacture is called as manufacturer. So that was the answer from my side. Examiner, you can prolong it. मैं अच्छा, इससे अगली बात आपको समझ नहीं आएगी। सब आंखें खोल देने वाली हकीकतें पहले ही खुली नहीं है, बंद करो ना पहले। चलो, सब आंखें खोल देने वाली हकीकतें। अब्दुल्ला खड़े रहो। सब आंखें खोल देने वाली हकीकतें। एक जगह पे कहता है, मैंने लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 180 डेज। बच्चे लिख के आगे 6 महीने। ओहो, मैंने 6 महीने के लिए बुला लिया उनको। तो भाईजान 6 महीने और 180 डेज में 3 दिन का फर्क है। तो जहां लॉ में 6 महीने लिखा होगा वहां 6 महीने लिख के आएंगे, जहां 180 लिखा होगा 180 लिख के आएंगे। ठीक है, इस तरह की मैंने 1-2 और बातें की ना, तो आपने सर खुजाना भी छोड़ देना है। इस तरह की 2-4 और बातें होगी ना। कहते हैं एक जगह लस लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टैक्स, बच्चे लिख के आओगे एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स। मैंने एक्स्ट्रा टेम्प लगवा दी। तो ये जो पुरानों के साथ हुआ है मैं वो बता रहा हूं, आपके साथ इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू के आप पढ़ें। बस साबित ये हुआ कि आज का टर्म टेस्ट सबने देना है। हेंस प्रूव्ड E = MC² जी।